नमस्कार, ओम शांति। एक मुलाकात, एक ऐसा कार्यक्रम जिसके जरिए आप दुनिया भर की महान हस्तियों से मिलते हैं। कुछ ऐसी पर्सनालिटीज जिनके जरिए आपकी ज़िंदगी में बदलाव आता है। हमारी ये कोशिश है हमारे इस खूबसूरत प्रोग्राम के जरिए, गॉडलीवुड स्टूडियो के जरिए, जिसके जरिए आपकी ज़िंदगियों में बदलाव आए और आप ज्ञान के महासागर में डुबकी लगा पाएं। आज हम मनमोहिनी में गॉडलीवुड स्टूडियो में अपनी इस मुलाकात के साथ आपसे फिर से जुड़ रहे हैं और आज की इस मुलाकात को और भी खास बनाने के लिए हमारे साथ मेहमान खसूसी हमारे सारा नसीर जी हमारे साथ हैं और इनकी ज़िंदगी के बारे में, इनकी पर्सनालिटी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। सारा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले हमारी इस खास मुलाकात में और इसे और ख़ास बनाने के लिए। शुक्रिया। सारा जी, आप इग्नो में रीजनल डायरेक्टर हैं और भी बहुत सारे ओहदों पर, पदवियों पर आप विराजमान हैं और आपकी शख्सियत से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि ज्ञान के सागर में ऑलरेडी गोते लगा रहे हैं। सो जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, किस तरह से आपने ये अपने लिए जो है मार्ग ढूंढा और परखा और उस पर चलने के लिए सोचा। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। फादर मेरे डॉक्टर थे, हम लोग सिर्फ 2 बहनें थी और ख़ास करके एक छोटे से शहर गया, बिहार से हूँ मैं, और फादर डॉक्टर थे मगर हम लोग सिर्फ 2 बहनें थी। होता है मुस्लिम सोसाइटी में कि हाँ ज़्यादा लड़कियाँ पढ़ती नहीं हैं, मगर क्योंकि फादर की पढ़ाई थी तो उनको लगा उनकी 2 बेटियाँ हैं तो उन्हें आगे बढ़ना चाहिए जी। और मैं तो बड़ी ही थी घर में और एक छोटी एक मेरी बहन भी है। तो वो लोग हम लोगों को उन्होंने शुरू से उस तरह से मोटिवेट किया। बहुत सारी कठिनाई आई उनको फेस करना पड़ा जी। क्योंकि मैं पहली लड़की थी अपने शहर के उस जमाने में जिसने स्कूटर चलाया। अरे वाह। हाँ। मुझे याद है मैं छोटी थी तो मुझे साइकिल चलाने के लिए वो हुआ तो नेचुरली में कोई भाई तो था नहीं, कंपाउंडर्स होते थे पापा के जो रहते थे साथ में, और वो उन्होंने सिखाना शुरू किया मुझे साइकिल चलाना। तो कोई औरत उधर से गुजर रही थी मोहल्ले के, मुस्लिम मोहल्ला जी। हाँ। तो नेचुरली उनको बड़ा वो बोलती हूँ आजकल की लड़कियां तो साइकिल चलाती हैं। पापा ने कहा, पापा को थोड़ा तो उस टाइम लगा तो बोले नहीं देखो अगर मैं जब घर पे रहूं तो साइकिल नहीं सीखना। तो नेचुरली जब पापा होते थे कंपाउंडर्स होते थे तो जो मुझे सिखा सकते थे तो वो मैंने नहीं सीखा। तो आपने सीधा स्कूटर सीखा? सीधे डायरेक्ट मैंने स्कूटर चलाना सीखा। बहुत बढ़िया। हाँ, वो वेस्पा उस टाइम PL 170 हुआ करती थी उस जमाने में और मैंने सीधे स्कूटर चलाना सीखा तो जब मैं कॉलेज में आई। कि ये स्कूटर की जर्नी किस तरह से रीजनल डायरेक्टर की पदवी पर पहुंची? वो तो ना उसमें फिर मेरी शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, मगर मेरी पढ़ाई जारी रही। अरे तो मेरे BSc के टाइम में मेरी शादी हुई और वो तब भी मेरा BSc हुआ, ऑनर्स MSc हुआ, MBA हुआ, LLB हुआ, मैंने PhD की, मैंने PGDD किया, PG डिप्लोमा इन डिस्टेंस एजुकेशन, मास्टर्स इन डिस्टेंस एजुकेशन, मास्टर्स इन एजुकेशन, फिर सर्टिफिकेटेड उर्दू लैंग्वेज, अरबिक लैंग्वेज, ये सारी डिग्रीज मैं करती चली गई क्योंकि इग्नू के साथ जब मैं जुड़ गई तो मैं एज अ एम्प्लॉई भी थी और पढ़ाई भी मेरी जारी रही जी। तो ये सब चीज चलता रहा और मेरी फैमिली भी साथ में थी। इसलिए एक तरह से एक इंस्पिरेशन हुआ और खास करके जब इग्नू मैंने ज्वाइन किया, मेरी शुरुआत तो ही गया कॉलेज से, जहाँ से मैं इकलौती लड़की थी अपने बैच में MBA की उस जमाने में। 88 में मैंने BSc ऑनर्स किया और उसके बाद मैं MBA में ज्वाइन किया और वो पहला बैच था गया कॉलेज गया का, और वो मगध यूनिवर्सिटी बोध गया में आता है और जिसमें हम लोग 28 लोग थे जिसमें अकेली मैं लड़की थी। उससे पहले मैं तो BSc केमिस्ट्री ऑनर्स में थी, यहाँ पर सिर्फ 3 लड़कियां थी। तो वो ऐसी जर्नी रही, मैं अकेले ही रही हूँ ज्यादातर। अरे वाह। तो फिर जब MBA में अकेली लड़की हुई, मैं जब पास आउट हुई तो वहां पर उन लोगों ने मुझे एज अ लेक्चरर रख लिया और वो बच्चे फैमिली के साथ बढ़ते चले गए आगे। और यही अच्छी बात थी कि वो मॉर्निंग क्लासेस होते थे तो मैं क्लास भी लेती थी। वो सुबह 7:30 से 10 बजे तक क्लासेस खत्म हो जाती थी MBA की। तो मैं टीचिंग भी करती रही और मेरी लर्निंग प्रोसेस भी जारी रही। अरे वाह, तो आपकी अचीवमेंट्स की लिस्ट जो है काफी तादाद उसकी ज्यादा है। ये और तो वो चलती रही। फिर गया कॉलेज में करीब 7 साल पढ़ा है। भी मैं CMAT इलाहाबाद में रही, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग, UPPCS जो एजुकेशन ऑफिसर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग्स होती थी, रिसर्च होता था, उसमें मैं रही। उसके बाद मैं 2001 में मैं इग्नू में आई।
इग्नू में रहते हुए वो इग्नू पटना रीजनल सेंटर में मैंने ज्वाइन किया। बाद में ऑन डिप्यूटेशन में रीजनल डायरेक्टर एनसीटी ईआरसी भुवनेश्वर में भी रही। मेरे अंडर में 18 स्टेट थे ईस्टर्न जोन के, सारे एनसीटी के। तो एनसीटी आप जानती हैं कि वो जितने एजुकेशन के जो बीएड है कॉलेजेस हैं या बीपीएड हैं उस लाइन के जितने उनको ये कंफर्मेशन रिकॉग्निशन देते हैं उसमें तो आपका बेसिकली मैनेजमेंट के साथ ज्यादा लगाव रहा। हालांकि क्योंकि मेरी पीएचडी मैनेजमेंट में थी तो उसमें वो एज अ टीचर एज अ एकेडमिक काउंसलर भी इग्नू के आज तक भी मैं इवेल्युएटर हूँ और एकेडमिक काउंसलर भी हूँ, बीइंग अ रीजनल डायरेक्टर आल्सो ऑफ इग्नू रीजनल सेंटर भागलपुर। तो वो रहा। मानू में भी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी वहाँ भी हैदराबाद में है, उसका भी रीजनल सेंटर मैंने रांची में इस्टेब्लिश किया। इग्नू का जो इग्नू रीजनल सेंटर देवघर झारखंड में है वो भी मैंने इस्टेब्लिश किया। और इस तरह से मेरी जर्नी चलती रही। मगर सबसे अच्छी बात ये रही कि मेरे सफ़र में मेरे साथ जितने भी लोग मिले, खासकर जैसे मैं स्कूल में बच्चों को छोड़ने जाती थी तो उसमें आती थी मदर्स, आती हैं अपने बच्चों को पिकअप करती हैं, ये करती हैं, तो उनको मैं ज़रूर इंस्पायर करती थी कि आप पढ़ाई करना शुरू करें। या जो भी लेडीज होती थी मोहल्ले में कि ये कोई अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, अपनी सेल्फ अचीवमेंट के, हाँ इतने साल हो गए अब क्या इसमें ज्वाइन करना, मैं नहीं, आप इग्नू से जुड़िए, आराम से पढ़िए क्योंकि इग्नू फ्लेक्सिबिलिटी देता है, काफी टाइम स्पेंड रहता है अपने हिसाब से पढ़ने के लिए। तो फिर औरतें मिली मुझे बाद में, जिनसे बाद में मुलाकात हुई कि देखो तुमने उस दिन बोला था ना मेरा ये डिग्री हो गया, उनको खुशी होती है। मुझे जरूरी नहीं है कि आप जॉब करें, और सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए ही, अपने इसमें एम्पावरमेंट के लिए आप पढ़ाई करना करें। जरूरी अच्छा, खासकर मुझे ये लगता है कि औरतों को पढ़ना जरूरी है। बिल्कुल। लड़के तो हैं वो कोई भी काम में कोई मेनियल वर्क भी कर लेंगे, मगर कल को खुदा ना खास्ता आपके पास ऐसा कोई जरूरत पड़ गई है, बहुत अच्छे रिच फैमिली से हैं, बहुत फ्लरिश्ड फैमिली है, सब कुछ है, मगर वक्त को आप नहीं जानते कैसे आप उसमें आएंगे, कैसा आपका फ्यूचर होगा आगे चल के, कभी पल में कुछ भी हो सकता है। अभी आपने कोरोना का पीरियड देखा, कितनी ज्यादा मुश्किलें हुई लोगों को। तो मैं उसीलिए कहती हूँ कि लड़कियां तो कुछ तो ऐसा हो जो मतलब रिस्पेक्टेबल काम कर सके, और एजुकेशन से बढ़कर क्या रिस्पेक्टफुल होगा, क्या होगा। सबसे अच्छी बात वही होती है। इसलिए लड़कों को पढ़ाए ना पढ़ाए, लड़कियों को तो जरूर पढ़ाए, क्योंकि आप एक रिस्पेक्टेबल फैमिली से आते हैं, आप हर काम नहीं कर सकते, वो शायद वो उसमें नहीं जा सकते, उसमें आपके वो अपब्रिंगिंग नहीं हुई है। तो एक ये एजुकेशन ही एक ऐसी लाइन है जहाँ पे शायद आप घर से ही बैठ करके, अब तो और खासकर डिजिटल वर्ल्ड में तो लोग घर बैठे बैठे ही ट्यूशंस या इस तरह से, इवन लोग इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया से लोग कमा रहे हैं, ज्ञान बांट रही हैं ये। और काफ़ी सालों से जिस तरह से ज्ञान को स्टूडेंट्स में, लेडीज़ में, विमेन एम्पावरमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जितना अग्रसर है, उससे कहीं ज़्यादा इनकी जो इनर पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें दिखाई दे रही है। तो अब मेरा सवाल अगला इसी पर है कि आप अपने आप को कहाँ देखती हैं, किस तरह से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं? मेरी फैमिली मेरी स्ट्रेंथ है, मैं ये कहूँगी। ऊपर वाला तो है ही जो मुझे शायद एक अंदर से इंस्पिरेशन देता है, एक अभी भी पढ़ाई करने का शौक मुझ में है, अभी भी बचा है वो तो, मगर अपने आप को अभी मैं रोक करके रखती हूँ। इतनी सारी डिग्रीज अभी हैं आपके पास, पीएचडी है, कितनी मास्टर्स हैं, मगर फिर भी मुझे लगता है कि मैं आगे कुछ करूँ, मगर वो पढ़ाई का है, तो वो इंस्पिरेशन है मेरे अंदर। मेरी फैमिली सपोर्ट है, मेरे एक बेटा एक बेटी भी है जो अब तो नेचुरली वो बड़े हो गए हैं। बेटी मेजर है आर्मी में, डॉक्टर है वो, उसका हस्बैंड भी डॉक्टर है, मेजर है, और वो दोनों है। एक छोटी डॉटर इन लॉ भी, ये एक बेटी ग्रैंड डॉटर है मेरी, और बेटा पीएचडी कर रहा है इंग्लिश में, और खास करके उसके भी अलग से लाइन है। मतलब आप ज्ञान बांट रही हैं, ज्ञान की सेवा दे रहे हैं, और देश की सेवा के लिए आपकी फैमिली में बच्चे तैयार हो गए। तो वो दोनों मेजर है आर्मी में। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो क्या लगता है कि एक औरत जब घर से बाहर कदम रखती है तो उसे जब तक फैमिली से एक पुश नहीं मिलता, एक बैकग्राउंड यानी कि स्ट्रांगली उसे एक सहारा नहीं होता, या मेंटली उसे सहारा नहीं होता, तो क्या उसका बाहर जाना वो सेफली अपने आप को फील करती है? एक बूस्टअप तो है, अगर फैमिली सपोर्ट है आपके साथ तो नेचुरली वो औरत को एक इंस्पिरेशन देता है, वो आगे बढ़ने की जो ताकत होती है तो वो जरूरी है, क्योंकि आप कुछ भी आपकी पहचान हो जाए,
कल आपकी फैमिली अगर आपको नहीं पहचान दे रही है, आपको वो इज्जत नहीं दे रही है, बिल्कुल। तो या जो आप कुछ बाहर अचीव करके आते हैं, अगर आप अपनी फैमिली के साथ नहीं शेयर कर पा रहे हैं, या आपको फैमिली वो रिकग्नाइजेशन नहीं दे रही है आपको, तो वो जरूरी होता है शेयर करना, ये करना। आप डिजिटल वर्ल्ड में आपके पास इतने सारे फ्रेंड्स हैं, मगर एक कंधा तो चाहिए। हाँ, एक पैच तो आपके कंधे पे, हाँ वर्चुअल रहेंगे, एक तो थपकी आपके कंधे पे जरूर होनी चाहिए। एक बात बताइए सारा जी, बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत ही नामी हस्तियां, बहुत सी ऐसी औरतें जो बहुत नाम कमा चुकी हैं, लेकिन फैमिली में आते ही वो बहुत टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे, किस तरह से ये तालमेल बिठाए रखें वो? देखिए, आपकी पहचान बाहर की दुनिया में एक अलग है जी, वो आपकी वो पर्सनालिटी है जो आपकी ऑफिशियल पर्सनालिटी है, मगर जब आप घर आती हैं, घर के अंदर जब आती हैं, तो आप एक माँ है, एक बहन है, एक बेटी है, एक बहू है, दोनों अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। जी। तो शायद उसको अगर आप बैलेंस करके चले तो आपके लिए ही बेहतर होगा, आप क्योंकि आप दोनों वर्ल्ड की खुशियाँ आप एंजॉय कर पाएंगे। दोनों ही जगह पर सामंजस्य बना कर रखना बहुत आपका जरूरी स्टेटस है। अलग है, आप एज एन ऑफिसर ऑफिस में हैं, वही घर में आप बेटी हैं, बहू है, तो वो चीज माँ है, तो वो आपको केटर करना होगा, उसको बैलेंस बनाना होगा। कई बार ऐसे हालात होते हैं कि औरतें बहुत कुछ करना चाहती हैं अपने परिवार के लिए, इवन परिवार के लिए बाहर निकल रही हैं, अपने नाम के साथ साथ परिवार की देखरेख के लिए निकल रही हैं, लेकिन फिर भी जब घर में आते हैं वापस तो उन्हें लगता है कि नहीं, अब अभी मतलब उस मूड से या उस तनाव इतना है बाहर का अपने काम का कि वो वैसा वक्त नहीं दे पाती, लेकिन उनका ऐसे इंटेंशन नहीं होता। तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे कि किस तरह से तालमेल बिठाएं? फिर तो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आना होगा, मेडिटेशन की तरफ आना होगा, क्योंकि यही चीजें हैं जो आपको जो स्ट्रेस से बाहर निकालेंगे। वो अपने लिए शायद वो 5 मिनट का ही समय क्यों ना हो, वो देना होगा जहाँ पे आप अपने आप को डिस्ट्रेस कर सके। शायद वो आप अपने बच्चों के साथ खेल करके आपको मिल रहा हो, शायद अपने पति के साथ बात करके हो रहा हो, शायद आपके फैमिली मेंबर्स के साथ बात करके हो, किसी तरह से भी वो डिस्ट्रेस करना और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आना ये जरूरी है। तो वो चाहे वो आप योग से करें, मेडिटेशन से करें, या सिर्फ लोगों से, अपने फैमिली मेंबर्स से बात करके करें। आपके रिलेशंस अच्छे हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि आप उन्हें मना नहीं सकेंगी अपनी को, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं। आप लेट नाइट्स आपके कभी कभी हो जाते हैं, कभी कभी अर्ली मॉर्निंग्स होते हैं, जो आप अपने घर का की रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा सा नेग्लेक्ट करना पड़ता है और लोगों को बताना पड़ता है कि देखो मुझे इस टाइम जाना है, आप ये थोड़ा संभाल लो। तो वो सब चीजें बातचीत से ही होती हैं। बहुत खूब। आपकी बात से हम उस अंश पर पहुंचे जहां से हम योग से जुड़ गए, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ गए, मेडिटेशन से जुड़ गए। तो मैं जानना चाहूंगी कि आपकी जिंदगी में भी योग ने किस तरह से काम किया? बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरे पास तो शुरू से जो आदत रही ना पढ़ने की, तो नेचुरली जब बच्चे वो बताया तो था, बीएससी के टाइम में मेरी शादी हो गई, बच्चे भी साथ साथ होते चले गए। तो वो क्योंकि आज के दिन में मेरे बच्चे बड़े हैं, काफी हैं, हाँ, तो वो कभी कल ही बोल रहे थे कि मुझे तो लगा कि आपका भाई है ये। तो मैंने कहा कि नहीं ये मेरा बेटा है। तब खुशी बहुत हुई होगी आपको। वो तो अलग सी चीज है, मगर वो है। तो वो काफी शुरू से जो वो ऐसा रहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही, तो नेचुरली वो सारा कुछ करके फिर दूसरे दिन क्लास लेना है, आपको एमबीए में पढ़ाना होता था, गया कॉलेज में थे, तो लेट नाइट्स में जागना, तो वो स्लीपनेस तो थी मेरे साथ। मगर ये मेडिटेशन एंड योग वो ज्यादा डिस्ट्रेस किया, और वो मुझे जो एक सुकून चाहिए थी जिंदगी वो मिला। सबसे जरूरी है सुकून। जिंदगी का सुकून आज कहीं गुम हो रहा है, कहीं खो रहा है। उसे ढूंढने के लिए हर कोई कहीं ना कहीं निकलना चाहता है। बस हम भी निकले हैं बाबा की इस जगह पर, इस एक अलग ही दुनिया में। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज आप यहाँ पर हैं, मीडिया कॉन्फ्रेंस के जरिए आप यहाँ पर आए, बतौर डेलीगेट इन्हें इनवाइट किया गया, और यहाँ पर आपने बहुत से जितने भी मीडिया कर्मी थे, मीडिया के लोग आए हुए थे, उन सबके साथ आपने जो है इंटरेक्ट किया, बात की, अपने विचार साझे किए। कैसा एक्सपीरियंस रहा इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं 2011 में यहाँ आना चाह रही थी, शायद बाबा का बुलावा नहीं था। जी, आप कैमरे के पीछे एक कहानी मुझे सुना रहे थे जी, आपकी जिंदगी की, किस तरह से यहाँ आप 2011 में आते आते फिर अब
10 साल के गैप के बाद अब आए हैं, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि वो किस अभी तरह भी से। आपसे बात करें तो मेरे अंदर में एक सिहरन सी दौड़ गई है मेरे बदन में। जी। तो वो ऐसा था कि 2011 में मेरे बेटे ने वो पायलट ट्रेनिंग का इग्रोआ का एंट्रेंस पास किया था, उसके इंटरव्यू के लिए मुझे रायबरेली आना था जी। और हम लोग बाइकार थे और हमें माउंट आबू आना था, उसके बाद आगे निकल के अजमेर होते हुए यहाँ आना था। मैं इत्तेफाक से इग्रोआ से पहले 10 किलोमीटर पहले ही हमारे कार का एक्सीडेंट हो गया, हमारी कार नहर में चली गई, जो साइड में रोड साइड में नहर होती है उसमें चली गई, हमारी तो जान बच गई। कार को हमें लखनऊ में ही डिपॉजिट करना पड़ा वर्कशॉप में, तो हम लोग नहीं आ पाए माउंट आबू। हमें हमारा इंटरव्यू तो बेटे का हो गया मगर फिर हमें स्टॉप करना पड़ा, आगे माउंट आबू तक तो नहीं आ पाए। शायद वो बुलावा नहीं था, मगर जब बुलावा आया तो कितनी इज्जत मुझे मिली। देखिए आज के दिन में मैं आई तो इतने प्यार से मुझे ब्रह्म कुमारी संगठन ने मुझे बुलाया, आबू रोड से लेकर के यहाँ तक का जो स्टे रहा मेरा, इतनी बहनों ने भाइयों ने मुझे प्यार दिया, इतनी इज्जत दी। मैं ब्रह्म कुमारी संगठन के बहुत आभारी हूँ, उनको मेरा बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत आभार उनके प्यार के लिए। और शायद यही बुलावा है, आप कहीं भी बिना वक्त से आप कहीं नहीं पहुंच जाते। जी हाँ, कहीं भी जाना हो, कुछ भी लिखा हो, आपने क्या भी सोचा हो, सोचिए उस टाइम हमारे पास पूरे गाड़ी में सामान भरे हुए थे, बल्कि जहाँ पे जिस गांव में हम लोगों को आश्रय मिला, आज वो गांव भी हमारा एक रिश्तेदार जैसा हो गया, वो बड़ी बेटी मानता है वो हमारे को। वहाँ हमने 2-3 दिन बिताए, एक्सीडेंट के बाद तो वहां पर रहे तो उन लोग कह रहे आपने पूरा घर उठा करके ले आए क्या, क्योंकि हमारे लिए लंबी जर्नी थी, इतना घूमना था, तो वो एक रिश्ता भी बना उस जमाने में। मगर शायद उस टाइम वो वक्त था, वो चीज था कि एक रिलेशनशिप बना एक अनजान गांव में हमारा, और आज तक वो है। और एक रिलेशन उस गांव में कुछ भी होता है मुझे जाना होता है, क्योंकि उस वक्त उन लोगों ने हमारी मदद की थी। अंधेरी रात में, बारिश का टाइम था, 8 बजे के रात, 8:30 में पुराने जन्म का कुछ लेन देन था जो उस वक्त पूरा करना था। वो एक्सीडेंट में सोचिए 8:30 बजे रात में एक्सीडेंट हुआ है और 9:30 बजे हम उनके घर में खाना खा रहे थे। हाँ, तो सोचो कितना, वो पूरी गाड़ी हमारी नहर में के अंदर वो निकली क्रेन से और उस तरह से रहा, वो एक रिश्ता बना 11 में। आज देखिए इतने इज्जत से बाबा ने हमें बुलाया, हम स्टूडियो में हम लोग आपके दिल से सच्ची आवाज अब निकली कि मैं बाबा के घर इस बार तो मुझे जाना ही है। तो देखिए आप यहाँ पर हैं और सिर्फ कॉन्फ्रेंस में नहीं है, आप यहाँ हमारे स्टूडियो में भी हैं एक मुलाकात के लिए। तो एक मुलाकात में एक अगला सवाल मैं ये लेना चाहूंगी कि आपने जिंदगी में बहुत से स्टूडेंट्स के साथ आप रहे, जुड़े रहे, कितनी औरतों की जिंदगियों को आपने बदला, जो आज भी जब आपको मिलती हैं तो बहुत सी दुआएं देती होंगी, बहुत से ब्लेसिंग्स के साथ आपसे जुड़ती होंगी। सही है। तो कोई ऐसी एग्जांपल दीजिए, किसी का नाम बताएं। एक मेरी ही वो बच्चों के साथ थे, उनके बच्चे भी थे, वो इंटर पास थी बेचारी। उनको बड़ा लगता था कि मैं अभी पढ़ूं, ये करूं, उनको जोड़ा, उनका वो फिर ग्रेजुएशन हुआ। एक और फैमिली थी, वो अच्छे, मतलब उनके हस्बैंड काफी बिजनेसमैन अच्छे थे, वो अच्छे जॉब में थे, सब चीज था और सब था। और उनको भी मैंने बीएड कराया, उनको इतना इंस्पायर किया। हाँ, सारा बाद में बोलती भी थी कि तुमने तो मुझे फंसा दिया। तो फिर वो इतनी खुशी हुई उनको लगता था उनके इन-लॉज उनको घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। मैं कि नहीं, आप एक अच्छे पर्पस के लिए जाएंगी, आप एडमिशन लें। और उन्होंने एडमिशन लिया और वो बहुत आराम से उन्होंने 2 साल का अपना बीएड किया। भले वो जॉब के लिए नहीं गए, मैं कम से कम, मैं तो ये कहती हूँ कि कम से कम औरतों को कुछ नहीं होगा तो कल की आपकी बहू आएगी या बेटी भी जो बड़ी होगी ये होगा, तो उनको तो कह सकेंगे आप कि आप भी ग्रेजुएट है या आप भी पढ़ी लिखी हैं। कम से कम वो चीज जो है। और कभी खुदा न खास्ता आपको ऐसा कुछ जरूरत पड़ी तो आपके पास एक हुनर है, बिल्कुल है उनके पास। आज देखिए कोरोना के इस पे जिनको मैंने बीएड कराया था, उनके हस्बैंड के आने के लिए डेथ हो गई, तो आज उनके पास है, जबकि वो अपने पैरों पर खड़े हैं आज। उस टाइम वो ये नहीं सोचा था, वो कभी सोच भी नहीं यहाँ क्या करना है, तो उनको इंस्पायर किया। उस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो लोग मिलते हैं, और खास करके इग्नू ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं जो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, कंपटीशन के पीछे दीवाने होते हैं, नहीं हो पाता, फिर हमारे पास आते हैं कि उनको परस्यू करना, क्या करें क्या नहीं करें, उनको गाइड करना, उनको काउंसलिंग करना। तो वो इग्नू ऐसी जगह है जहाँ पे
आपको बहुत लोअर ग्रेड के भी बस स्टूडेंट्स आएंगे जो उनके पास कमी है पैसों की, तो वो एक हम उनको एक बूस्टअप देते हैं, एक नुस्खे के द्वारा वो पढ़ाई कर पाते हैं। और ऐसे बच्चे भी, ब्रिलियंट बच्चे जो कंपटीशन के पीछे भागते रहे, टाइम चला जाता है, अनलकीली वो नहीं कर पाते हैं, तो फिर हमारे पास आते हैं। और तो इग्नू के साथ साथ यहाँ भी आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, यहाँ भी ब्रह्म कुमारीज में एक एजुकेशन विंग है हमारा, जिसमें बहुत से भाई बहन जो हैं ज्ञान ले रहे हैं। राजयोग के जरिए तो वो ज्ञान लेते ही हैं, लेकिन एजुकेशन जो जिस ज्ञान को आप बांटते हैं उस ज्ञान के साथ भी वो जुड़े रहते हैं। तो बहुत भाई बहनों को उसका लाभ हुआ। इवन मैंने भी पीएचडी वहाँ से अभी ज्वाइन किया है। सो मैं बताना चाहूँगी कि यौगिक साइंस में हम लोग जुड़े हैं, योग से जुड़े हैं, राजयोग से जुड़े हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं। बहुत सारे करिकुलम में कोर्सेज हैं अलग अलग तरह के जो करवाए जाते हैं। तो ज़रूरी हम चाहेंगे कि आप भी इग्नो के ज़रिए यहाँ अपने जो यूनिवर्सिटी के ज़रिए यहाँ पर भी अपना किस तरह से योगदान दे सकेंगे। जैसे इग्नू में हमारे यहाँ भी है, वैदिक मैथ्स है, योगिक साइंस है, सारा कुछ है हमारे यहाँ है, मास्टर्स इन संस्कृत वगैरह सब चीज़ है। योगिक हम उसके ऊपर जा रहे हैं जो भी जो कल्चरल इसमें है, तो एक अच्छा कोलैबोरेशन हो सकता है हमारे साथ। और इवन हम तो स्टडी सेंटर्स भी देते हैं जो आपके स्पिरिचुअल वाले जो भी है, वैल्यू एजुकेशन है हमारे यहाँ, तो वो एक अच्छा कोलैबोरेशन हो सकता है हमारे साथ। हमारे जितने भी यहाँ पे ब्रह्म कुमारी इसके सेंटर्स हैं वहाँ पर भी हम, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है तो क्योंकि अभी जो भी यूजीसी के एज पर नॉर्म्स हम जो कॉलेजेस हैं वहाँ स्टडी सेंटर खोल सकते हैं। और ख़ास करके जो वैल्यू एजुकेशन रिलेटेड या योगिक साइंस रिलेटेड हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं हम उन्हें एक्टिवेट कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छा तालमेल हो सकता है ब्रह्म कुमारी के सेंटर्स और इग्नू के स्टडी सेंटर्स में। बहुत बढ़िया। तो इस तालमेल को हम इसी तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे और इग्नू और हमारे ब्रह्म कुमारी के जो स्टडी सेंटर्स हैं जिनके ज़रिए बहुत से यौगिक आप वैल्यूएबल स्टडीज़ को हम लोगों तक, भाई बहनों तक पहुंचा रहे हैं, उसे हम जोड़कर एक तालमेल के साथ दुनिया तक पहुंचाएंगे ताकि ज्ञान का भंडार सब तक पहुंच सके। ज्ञान चाहे वो योग के माध्यम से हो, राजयोग के माध्यम से हो, चाहे वो स्पिरिचुअल मेडिटेशन या किसी भी इनर ब्यूटी के माध्यम से हो, ज्ञान बंटना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहा जाता है कि ज्ञान बांटने से और बढ़ता है। तो अगर हमें ज़रा कुछ मात्र ही ज्ञान का अनुभव हुआ हो किसी के भी ज़रिए, उसे बांट देंगे ना तो वो हमेशा के लिए हमारे अंदर ठहर जाएगा और बढ़ता जाएगा। और जिसे दिया है सोचिए उस तक भी कितना आगे बढ़ेगा, वो भी तो आगे बांटेंगे। इवन बहुत सारे डेलीगेट्स ने हमें पूछा एडमिशंस के बारे में, ये सब के बारे में, मुझे ये करना है। तो आप ज़रूर बताइए, हम यहाँ पर कोलैबोरेशंस में ज़रूर काम करेंगे और बहुत से अपने भाई बहनों को इसका जो है लाभ प्रदान करेंगे, देंगे उन्हें। आज की मुलाकात वाकई बहुत खूबसूरत रही। सारा जी, आपकी प्रेजेंस ने हमारे स्टूडियो को चार चांद लगा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद स्टूडियो में मुझे बुलाने के लिए और मेरी बातें शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। आज के इस मुलाकात में इस खास हस्ती के साथ आपको जोड़ा और उम्मीद करते हैं कि इस हस्ती के साथ, इस शख्सियत के साथ आप बहुत से ज्ञान के साथ और इस बात से जुड़े होंगे कि ऊंचाइयों को पाने के लिए मुश्किलों को देखना नहीं, उनको आगे लांघ कर बढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि एक औरत होने के नाते बहुत सी ज़िंदगी में परेशानियाँ, उलझनें या तकलीफ़ें, कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन उन्हें सोच सोच कर अपनी ज़िंदगी को सोचे कि हमें ये मिला, हम ये नहीं कर पाए। तो ये सोचिए कि हमें क्या नहीं मिला, मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए किस चीज़ को पार करना ज़रूरी है या किस चीज़ को मैं पार करके आगे लांघ सकती हूँ, बढ़ सकती हूँ। और औरों की ज़िंदगियों को हम ज्ञान से और प्यार से भर सकते हैं। सो इन्हीं बातों के साथ आज की इस खास मुलाकात में आपसे लेते हैं इजाज़त। ओम शांति।